पहाड़ों वाले जंगल में सुबह ही बिल देने वाला पक्षी आता है और सब पक्षियों के घरों में बिजली का बिल दे जाता है। कालू कौवा अपना बिजली का बिल देखकर बहुत परेशान था। गोरी गोरी देखो कितना ज्यादा बिल आया है। इतनी तो मेरी भगाड़ भी नहीं है जितना बिल आ गया है। क्या करती रहती हो तुम इतनी बिजली का। मुझ पर ज्यादा बरसने की जरूरत नहीं है। अब हर चीज तो बिजली पर चलती है। मैं क्या करूं? बस अब घर में कुछ नहीं चलेगा। क्यों? मैं तो चलाऊंगी, कंजूस पति जी। कालू कौवा गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी को उसके भाई का फोन आता है। कैसे हो भाई? गोरी मैं तो ठीक हूँ। बिजली का बिल आ गया क्या? हाँ, कालू तो बिल के कारण बहुत परेशान है। बिल जमा करवा दिया उसने? नहीं, अभी करवाना है भाई। उसे कहना एहतियात से बिल जमा करवाए। हमारे जंगल में एक पक्षी ने झूठ की बिल जमा करवाने वाली दुकान खोली थी और जब पक्षियों से बिल के पैसे ले लिए तो वो सारे पैसे लेकर वहाँ से फरार हो गया। तुम कालू को भी ये बात बता देना। ठीक है भाई, मैं बता दूंगी। कभी फोन रखती है और रसोई में खाना पकाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर आ जाता है और गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बताती है। मेरे भाई ने मुझे फोन करके बताया है कि उनके जंगल में एक फ्रॉडी आया जो बिल जमा करवाने के नाम पर पैसे लेकर वहां से भाग गया। आप भी बिल एहतियात से जमा करवाना। अच्छा ठीक है। कालू कौवा किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन कालू कौवा सोया हुआ था। गोरी कौवी कालू कौवे को उठाती है। उठ कालू, पहले ही इतनी देर हो गई है। अभी तुमने शहर वाले जंगल बिल जमा करवाने भी जाना है और फिर काम पर भी जाना है। कालू कौवा उठता है। गोरी मुझे तो बैठे बिठाए अमीर होने का मौका मिल गया है। हैं? वो कैसे? गोरी हम भी पक्षियों से बिल जमा करवाने के बहाने पैसे लेंगे और इस तरह हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन कालू, अगले महीने तो उन सबको पता चल जाएगा, फिर वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे हमने कौन सा पैसे लेकर इसी जंगल में रहना है। हम पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे किसी दूसरे जंगल। वहाँ तो ये हमें पकड़ नहीं सकते। हाँ, फिर ठीक है। चलो फिर कालू, ये ना हो सब पक्षी शहर वाले जंगल बिल जमा करवाने चले जाएं। कालू कौवा जल्दी से उठता है और जंगल के दरमियान में जाकर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। बिल जमा करवाओ, अपना अपना बिल जमा करवाओ। शहर वाले जंगल जाने का खर्चा बचाओ। बिल जमा करवाओ। सब पक्षी कालू कौवे के पास आकर अपना अपना बिल जमा करवाने लग जाते हैं और जंगल के आधे से ज्यादा पक्षी कालू कौवे के पास बिल जमा करवा देते हैं। कालू कौवा वो सारे पैसे लेकर घर आ जाता है। देखो गोरी देखो ये ज्यादा पैसे हैं मेरे पास। वाह कालू वाह, हम तो अमीर हो गए। अब हम रात को ही यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ गोरी रात को तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात हो जाती है। कालू कौवा अपने पैसों वाला बैग उठाता है और गोरी कौवी कुछ जरूरी सामान बांधती है और दोनों पति पत्नी उस जंगल से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। तारा चिड़िया वो कालू और गोरी तो अपने घर को ताला लगाकर चले गए हैं। अच्छा, हमने तो बिल भी उन्हें जमा करवाया है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। हमने भी शहर ना जाने के लालच में अपने सारे पैसे दे दिए। अगर उसने बिल जमा ना करवाया तो उसे छोड़ेंगे नहीं हम। कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वो दोनों नदी पर जाते हैं। वहां पर एक कौवा बैठा था। कौवे भैया क्या इस जंगल में कोई पक्षी है जो घर बेचता हो? बूढ़ा कौवा एक नजर कालू कौवे के पैसों वाले बैग की तरफ देखता है और बोलता है। हाँ यार हमारे जंगल का मशहूर पक्षी है उल्लू जो अमीर अमीर पक्षियों को घर बेचता है। तुम दोनों भी शक्ल से अमीर ही लगते हो। हाँ हाँ, हम तो बहुत ज्यादा अमीर हैं। ढेर सारे पैसे हैं हमारे पास। चलो मैं तुम्हें उल्लू के पास लेकर जाता हूँ। बुरा कौवा कालू कौवे और गोरी कौवी को अपने साथ लेकर उल्लू के पास जाता है। अच्छा तो तुम दोनों यहाँ एक बड़ा सा घर लेने आए हो।
एक घर है जो बहुत महंगा है और बहुत सुंदर भी, वही दिखा दूं? हाँ हाँ उल्लू जी, हम बड़ा घर ही खरीदेंगे, तुम हमें वही घर दिखा दो। उल्लू कालू कौवे और गौरी कौवे को उस महंगे घर में ले जाता है। वो घर बहुत बड़ा था। ये घर तो सच में बहुत प्यारा है। कालू जी, हम यही घर खरीदेंगे। ये घर 5 लाख का है। सोच लो। सोच लिया उल्लू जी, हम यही घर लेंगे। कालू कौवा उल्लू और बुरे कौवे को पैसों वाला बैग पकड़ा देता है और वो घर खरीद लेता है। पूरा महीना कालू कौवा और गौरी कौवी उस घर में गुजारते हैं और फिर महीना खत्म हो जाता है। सब पक्षियों के घर फिर से बिल आते हैं, लेकिन इस बार बिल डबल था। 20,000 रुपए, इतना ज्यादा बिल। मम्मा नीचे देखें, नीचे लिखा हुआ है कि पिछली बार का बिल जमा नहीं करवाया, इसलिए इस बार बिल डबल आया है। वो दुष्ट कौवा और कौवी हमें लूट कर भागे। आइंदा मैं कभी किसी को बिल के पैसे नहीं दूंगी। पति जी, इस बार बिल ज्यादा आया है और पिछली बार का बिल भी आपने जमा नहीं करवाया। करवाया था हरियाली, मैंने पैसे उस कालू कौवे को दिए थे। वो हमारे साथ धोखा कर गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने हमारे साथ धोखा किया है, उसके खुद के साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। उधर कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर में बैठे हंस रहे थे। गौरी, अब तक तो पक्षियों को नया बिल मिल गया होगा, अब उन सब के मुंह देखने लायक होंगे। कालू जी, कितना मजा आया उन सबको धोखा देने में। बेचारे इस बार डबल बिल भरेंगे। दोनों कौवे खूब हंसते हैं। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा घर से बाहर जाता है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर घर का बिल लेकर खड़ा था। क्या तुम इस घर के मालिक हो? हाँ, मैं ही इस घर का मालिक हूँ। जल्दी से ये बिल दो, वरना तुम्हें अभी के अभी अरेस्ट कर लेंगे। कालू कौवा बिल देखता है। 10 लाख? लेकिन हम तो सिर्फ 1 महीना ही इस घर में रहे हैं। तुमने पूरे 1 साल से बिजली का बिल नहीं जमा करवाया, इसलिए अभी पैसे निकालो। हमारा विश्वास करो, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमने तो ये घर सिर्फ 1 महीना पहले खरीदा है। हमने जिसे घर लिया है उसने हमारे साथ धोखा किया है। बहाने मत बनाओ और मुझे पैसे दो। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। पुलिस कालू कौवे और गौरी कौवी को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर जेल में ले जाती है। वो दोनों जेल में बैठे रो रहे थे। कालू कौवे और गौरी कौवी ने दूसरे पक्षियों के साथ धोखा किया, इसलिए अब वो दोनों भी अपने किए की सजा काटते हैं और कोई भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ ना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में 3-4 दिनों से बहुत तेज बारिशें हो रही थी। एक बूढ़ी चिड़िया अपने घर में बुखार से नढाल लेटी थी, जो थी कुकू और गुड़िया की नानो। हाय मेरा शरीर, ये बुखार तो मेरी जान ही निकाल देगा। नानो चिड़िया हिम्मत से उड़ती है और खिड़की में जाकर बैठ जाती है। अब कोई पक्षी आए तो मैं अपनी बेटी को संदेश भेजूं। बिना दवा तो मेरा गुजारा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक कौवा गुजरता है। कि नानो उस कौवे को आवाज़ देती है। कौवे, कौवे बेटा, जरा इधर तो आओ। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया को खिड़की में बैठा देखता है और वहाँ जाता है। क्या हुआ बूढ़ी माँ आपको? बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम ऐसा करो, यहाँ से थोड़ी दूर मेरी बेटी रानू रहती है, उसे जाकर मेरा संदेश दे दो कि वो मेरे पास आ जाए। माँ जी, आपने कोई दवा नहीं खाई? नहीं बेटा, पैसे तो हैं मेरे पास। अब मेरी बेटी आएगी तो वही मुझे दवा ला कर देगी। कालू कौवे के मन में लालच आ जाता है। माँ जी, मुझे भी अपना बेटा ही समझे, मुझे पैसे दें, मैं आपको दवा ला कर देता हूँ। जब तक आपकी बेटी यहाँ पहुँचेगी
आपको तो बुखार से वैसे ही कुछ हो जाएगा। लाएं लाएं, पैसे मुझे दे दें, मैं ही जल्दी से जाकर बुलबुल डॉक्टर से बुखार की दवा लाता हूँ। बेटा, तुम बहुत अच्छे कवि हो, वरना आजकल के कवों को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अभी तुम्हें पैसे देती हूँ। गुड़िया की नानो तिजोरी खोलती है, उसमें से पैसे निकालती है और कालू कव्वे को दे देती है। कव्वे बेटा, डॉक्टर को बताना कि गला भी बहुत खराब है और आंखों के पीछे भी दर्द है। आप चिंता मत करें, मैं सब कुछ बताऊंगा। आप इंतजार करें, मैं अभी दवा लाता हूँ। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया से पैसे लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है और खूब हंसता है। कौन सी दवा, मैं तो इन पैसों से मस्त पकोड़े खाऊंगा। बारिश में पकोड़े, आज तो पार्टी करूंगा मैं, पार्टी। कालू कौवा पैसे लेकर पकौड़ों की दुकान पर जाता है, लेकिन दुकान अभी बंद थी। थोड़ी देर बाद आता हूँ, आज तो अच्छा हाथ मारा है मैंने। कालू, आज का दिन तो तेरा बड़ा अच्छा है। कालू कौवा ऐसे खुश होता हुआ वहाँ से चला जाता है। गुड़िया की नानो काफी देर तक खिड़की में बैठी कालू कौवे का इंतजार करती है, लेकिन कालू कौवा कहीं दिखाई नहीं देता। कहाँ रह गया वो कौवा, अभी तक आया क्यों नहीं? थोड़ी देर बाद वहाँ से एक मैना गुजरती है। वो नानो को बुखार में देखकर खुद ही वहाँ आ जाती है। माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार लग रहा है। हाँ बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ। एक कौवे को दवा लेने भेजा है, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया। कहीं वो कालू कौवा तो नहीं था? हाँ, ऐसा ही कोई नाम बताया था। माँ जी, वो कौवा तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। ऐसे ही धोखे से बेचारे पक्षियों से पैसे निकलवाता है और बाद में ऐश उड़ाता है। वो तो अब नहीं आएगा। अच्छा, वो वक्त मुझे धोखा देकर चला गया। मैं ना बेटी, मेरी बेटी रानो को मेरे बीमार होने का संदेश दे आओ, वो आ जाएगी तो मुझे हौसला हो जाएगा। वो मुझे दवा भी ला देगी। ठीक है माँ जी, मुझे रानू चिड़िया का पता है, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। मैना वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर की तरफ जाती है। वो जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू की बेटी गुड़िया दरवाज़ा खोलती है। जी आंटी। बेटी, आपकी नानो को बहुत तेज़ बुखार है, वो आपकी मम्मा को बुला रही है। आपकी मम्मा जल्दी से उनके पास चली जाए। ठीक है, मैं बता दूंगी मम्मा को। गुड़िया दरवाज़ा बंद करती है और घर के अंदर जाती है। गुड़िया की मम्मा घोंसले में लेटी थी। वो गुड़िया से पूछती है, कौन था गुड़िया बेटी? मम्मा, नानो बीमार है, हमें उनके पास जाना होगा। अच्छा, मैं जाती हूँ अभी। मम्मा, आपके तो पंख में अभी दर्द है, आप लेटी रहें, हम जाते हैं नानो के पास। लेकिन बच्चों, आप दोनों को अभी बारिश में अच्छे से उड़ना नहीं आता, मैं ही जाती हूँ। नहीं मम्मा, तोते टीचर ने हमें बारिश में उड़ना सिखाया है। उन्होंने कहा था कि जब बारिश हो तो अपना सर नीचे रखो, अपने पंखों को अच्छे से फैलाओ, थोड़ी देर रुको, अपने पंखों को हिलाओ ताकि सारा पानी बाहर निकल जाए और फिर से उड़ो। मम्मा, हमने स्कूल में इसकी प्रैक्टिस भी की है, आप चिंता मत करें, हम जाकर नानों का ख्याल रख लेंगे। रानू चिड़िया के घर बुखार की दवा तो पहले से ही थी। गुड़िया अलमारी खोलती है, बुखार की दवा लेती है और दोनों गुड़िया और कुकू अपनी नानों के घर की तरफ उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते थोड़ी देर के लिए रुकते, अपने पंखों को तेज तेज हिलाते, पानी को बाहर निकालते और फिर से उड़ते। ऐसे उड़ते उड़ते वो अपनी नानों के घर पहुंच जाते हैं। कुकू दरवाजे पर दस्तक देता है। गुड़िया और कुकू की नानों उठती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। बच्चों, आप इतनी बारिश में अकेले आ गए, मम्मा नहीं आई। नानो, मम्मा के पंख में दर्द था, लेकिन हमें भी अब बारिश में उड़ना आता है। हमने बहुत कुछ अपने स्कूल में सीख लिया है। अच्छा,
अब आप जल्दी से घोंसले में लेटें, आपको दवा पिलानी है। नानो चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। गुड़िया दवा की बोतल का ढक्कन खोलती है और अपनी नानो को दवा पिलाती है। दवा पीकर गुड़िया की नानो अपने घोंसले में लेट जाती है। बच्चों, आज मुझे एक गंदे कौवे ने लूट लिया। उसे मैंने दवा के लिए पैसे दिए और वो तो वापस आया ही नहीं। नानो, आप चिंता मत करें, हमारे टीचर ने हमें बताया है जो किसी के साथ बुरा करता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। चाचा छमछम भी अपने पकौड़ों की दुकान खोल लेता है। ये पकौड़े तो कल से नहीं बिके, ऐसे तो मुझे घाटा होगा। मैं भी पहले इन पकौड़ों को बेचकर फिर ही नए पकौड़े बनाऊंगा। कालू कौवा दुकान खुली देखकर वहाँ आ जाता है। चाचा छमछम, फटाफट एक पकौड़ों की प्लेट दे दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चाचा छमछम वही पकौड़ों वाली प्लेट उठाकर कालू कौवे को दे देता है। कालू कौवा मज़े मज़े से सारे पकौड़े खा जाता है और वापस घर जाता है। कालू कौवा जैसे ही घर वापस आता है उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कालू कौवा जल्दी से शौचालय भागता है। शौचालय में तो पहले से ही कोई पक्षी था। बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। हाय मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। जल्दी बाहर आओ वरना मैं तो मर जाऊंगा। पक्षी बाहर आ जाता है और कालू कौवा जल्दी से शौचालय के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा बाहर आता है, लेकिन फिर से गुड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कालू फिर से शौचालय भाग जाता है। कालू कौवे ने कुकू और गुड़िया की नानों को लूटा तो कालू कौवे को भी अपने किए की सज़ा मिली। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। 2 वक्त की रोटी खाना भी दोनों माँ बेटी के लिए कठिन था। रानो चिड़िया एक अमीर कवि के घर काम करती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी कवि रानो चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन रानो चिड़िया सब कुछ सह जाती क्योंकि उसके पास कोई और काम नहीं था। सुनो काम वाली, इधर आओ। जी मालकिन। पता तो तुम्हें होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी गौरी मालकिन, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं समय पर काम करने आऊँगी। वो मेरी बेटी गुड़िया की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए उसे मैं बुलबुल डॉक्टर के पास ले गई थी। मुझे ये झूठे बहाने मत सुनाया करो, अगर आइंदा लेट हुई तो काम से निकाल दूंगी। जाओ जाकर काम करो अपना। जी गौरी मालकिन। फिर रानो चिड़िया अपना काम शुरू करती है। रानो चिड़िया बर्तन धोती है, घर की सफाई करती है और पूरे घर को अच्छी तरह साफ करती है। जब रानो चिड़िया वापस अपने घर जाने लगती है तो गौरी उसे कहती है, किधर किधर चल पड़ी तुम मुंह उठाकर। गौरी मालकिन, मैंने अपने काम अच्छे से कर लिए हैं, अब मैं घर जा रही हूँ। मैंने तुझे घर जाने का कहा है, आज लेट आई हो तो सजा भी भुगतो। जाओ जाकर खाना बनाओ, मीठे में खीर और नमकीन में चावल बनाओ। गौरी मालकिन, मेरी बेटी घर में अकेली है, मुझे उसे भी जाकर खाना बना कर देना है। मेरे सामने जुबान चलाती हो, अगर अभी तुम्हें काम से निकाल दिया तो गुर्बत में ही मर जाओगी, तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है गौरी मालकिन, मैं बनाती हूँ खाना। रानो चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है। शाम हो जाती है। गुड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी थी। अब तक तो मम्मा आ जाती है, आज जरूर गौरी कवि ने मम्मा से कोई ना कोई और काम भी करवाया होगा। गौरी आंटी कितना जुल्म करती है मेरी मम्मा के साथ। गुड़िया अपनी मम्मा को दूर से आता हुआ देख लेती है और जल्दी से घर का दरवाजा खोल देती है। मम्मा चिड़िया घर आ जाती है। सॉरी गुड़िया बेटी, मैंने तो जल्दी आ जाना था, लेकिन वो गौरी मालकिन। मम्मा मुझे पता है आप सुबह लेट हो गई थी, तो गौरी मालकिन ने उसी बात का बदला लिया होगा। मैं अभी अपनी बेटी को खाना बना कर देती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है और खिचड़ी बनाने लगती है। मम्मा
आप अभी अभी तो इतना काम करके आई हैं, थोड़ा आराम कर लें, थक गई होंगी। बेटी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को भूखा नहीं देख सकती जब तक मैं जिंदा हूँ। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मम्मा चिड़िया खाना बना लेती है और दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन जब रानू चिड़िया फिर से काम पर जाने लगती है तो उसकी बेटी गुड़िया साथ जाने की जिद करती है। गुड़िया बेटी, आप भला वहाँ जाकर क्या करोगी? अगर गौरी मालकिन ने आपको डांटा तो क्या होगा? मम्मा, मैं घर में सारा दिन रहकर बोर हो जाती हूँ। मैं आपको तंग नहीं करूँगी और गौरी आंटी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने साथ गौरी के घर ले जा है। पहले ही तुमसे काम ठीक से होता नहीं और अब अपनी बेटी को भी ले आई हो। अगर इसने शोर मचाया तो छोड़ूंगी नहीं। गौरी मालकिन, मेरी बेटी आपको तंग नहीं करेगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर रसोई में जाती है और बर्तन धोने लग जाती है। एक प्लेट रानू चिड़िया के पंख से दूर पड़ी थी। गुड़िया अपनी मम्मा को वो प्लेट पकड़ाने लगती है कि गुड़िया के पंख से वो प्लेट छूट जाती है और टूट जाती है। गौरी कवि अपने कमरे में बैठी थी, उसे भी प्लेट टूटने की आवाज़ चली जाती है। वो भागती हुई आती है और रानू चिड़िया के दो लगाती है। मेरी मम्मा से दूर हटो काली कवि। अब अगर तुमने मेरी मम्मा को मारा तो छोड़ूंगी नहीं। बड़ी जुबान चलती है तेरी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माफ कर दे गौरी मालकिन, वो बच्ची है, मैं आपकी प्लेट के पैसे दे दूंगी, माफ कर दे। इस प्लेट के पैसे तुम्हारी पूरी भकार से ज्यादा हैं। निकल जा मेरे घर से। आइंदा अगर यहाँ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों माँ बेटी रोते हुए गौरी कवि के घर से निकल जाती हैं और अपने घर आ जाती हैं। गुड़िया बेटी, आपको क्या जरूरत थी गौरी मालकिन को इतना कुछ कहने की? आप कहाँ से खाएंगे? मम्मा, अच्छा ही हुआ जो उस काली कवि से हमारी जान छूटी। वो कौन सा आपको पूरी भगाड़ देती थी, 200-300 फिर भी काट लेती थी। देखना, हम कोई और काम ढूंढेंगे। अगले दिन रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। रानू, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन तुम तोते सेठ के पास जाओ, वो तुम्हें किसी न किसी काम पर जरूर रख लेगा। रानू चिड़िया कबूतर के घर से निकलती है और तोते सेठ के घर की तरफ जाती है। सेठ जी, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ, मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। बिना काम किए हमारे घर का गुजारा नहीं। प्लीज आप मुझे किसी काम पर रख लें। मैं मन लगाकर काम करूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखने से तो तुम मुझे ईमानदार लग रही हो। मेरा एक मकई का खेत है जिस पर मैंने मकई उगाई है। तुम्हें खेत में ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी फसल अच्छी उगेगी। सेठ जी, मैं पूरी जी जान से आपकी मकई की फसल उगाऊंगी। रानू चिड़िया हर रोज अपनी बेटी गुड़िया को तोते सेठ के मकई के खेत में ले जाती और दोनों माँ बेटी मिलकर काम करती। दोनों माँ बेटी मकई के खेत से फजूल जड़ी बूटियाँ निकालती और मकई की फसल को समय पर पानी देती। दिन गुजरते गए और मकई की फसल पककर तैयार हो जाती है। सेठ तोता इतनी अच्छी फसल देखकर हैरान हो जाता है। रानू चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी अच्छी फसल मैंने पहली बार देखी है। ये इस बात का सबूत है कि तुमने बहुत अच्छा और मेहनत से काम किया है। तोते की मकई की फसल बहुत महंगे दामों बिकती है और सेठ तोता रानू चिड़िया को उसकी भगाड़ के साथ साथ एक बोरी मकई की भी देता है। मम्मा, क्यों ना हम इन मकई के भुट्टों को भून कर बेचें? अब ठंड का मौसम है, इन भुट्टों को खाने में पक्षियों को बहुत मजा आएगा। हाँ गुड़िया बेटी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। इस ठंड के मौसम में भुने हुए मकई के भुट्टे बहुत बिकेंगे और जो मुनाफा होगा हम उन पैसों से मकई की नई फसल उगाएंगे। फिर दोनों माँ बेटी ऐसा ही करती हैं। वो नदी के पास अपना ठेला लगाती हैं और मकई के भुट्टे भूनकर बेचना शुरू करती हैं। एक ठंड और ऊपर से भुने हुए मकई के भुट्टे। सब पक्षी दौड़े दौड़े रानू चिड़िया के ठेले की तरफ आते हैं और देखते ही देखते सब मकई के भुट्टे हाथों हाथ बिक जाते हैं। रानू चिड़िया को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। दोनों माँ बेटी मेहनत करती हैं और अपना खुद का एक छोटा सा मकई का खेत तैयार कर लेती हैं। चिड़िया के बुरे दिन खत्म हो गए थे और अच्छे दिन शुरू हो गए थे और उन्हें गौरी कवि का कोई डर नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।